हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली वेल। सो आज हम आपका एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर सीधा आपके स्टडी मटेरियल से डिस्कस करेंगे। मैंने स्टडी मटेरियल ओपन कर रखा है। अगर आप स्टडी मटेरियल को देखेंगे तो आपको टोटल यहाँ 3 टॉपिक देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर आपको 5 बुलेट देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट बुलेट है वो बताता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के केस में अगर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है तो किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा आपका। फिर सेकंड बुलेट बता रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज के केस में अगर आरसीएम लग रहा है तो किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा आपका। फिर जो थर्ड बुलेट बता रहा है कि अगर वाउचर का केस है गुड्स एंड सर्विसेज के केस में तो किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। जो फोर्थ बुलेट बता रहा है कि ऊपर के जो 3 बुलेट है अगर उन तरीके से आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा है तो जो रेसिडुअल केस में किस तरीके से आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। और जो फिफ्थ बुलेट है वो बता रहा है कि इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी के केस में किस तरीके से हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। राइट। तो फर्स्ट टॉपिक में आपके टोटल 5 सब टॉपिक है। मतलब पूरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो पूरा टाइम ऑफ सप्लाई है। राइट। अब आपका सेकंड टॉपिक है वो बोलता है कि जब आपकी रेट चेंज हो जाएगी जीएसटी की तो कौन सी रेट आप पे एप्लीकेबल होगी, वो आपका सेकंड टॉपिक आपको बताएगा। थर्ड टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी प्रैक्टिकल, जिसमें क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे, वो भी देखेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कभी भी जब कोई सप्लाई होती है तो सप्लाई में ना बहुत सारे एलिमेंट शामिल होते हैं। जैसे मैं बात करूं कोई सप्लाई हुई गुड्स की, तो उस गुड्स की सप्लाई में बहुत सारे एलिमेंट होंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास में कोटेशन आई होगी, फिर आपने उसको बायर को कोटेशन दी, सामने वाले ने बायर ने फिर आपको परचेस ऑर्डर प्लेस किया, आपने क्या किया, गुड्स को डिस्पैच किया, इनवॉइस बनाया, सामने वाले ने आपको पेमेंट किया। तो इतने सारे एलिमेंट आपके शामिल थे किसके अंदर, आपके सप्लाई ऑफ गुड्स में। ऐसे बात करें अगर मैं एक सर्विस की सप्लाई की बात करता हूं तो उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट शामिल होते हैं। जैसे आपने सर्विस दे दी, आपने इनवॉइस रेज कर दिया, आपने उस सर्विस की जो आपकी बुक्स में एंट्री कर दी, आपको पेमेंट रिसीव हो गया। तो इतने सारे एलिमेंट एक सप्लाई में शामिल थे सर्विस की में। राइट। तो गुड्स एंड सर्विस की जब आप सप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट शामिल होते हैं। तो पॉइंट ये है कि कौन से टाइम पे माना जाए कि आपकी सप्लाई जो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने क्या बोला कि कौन से ऐसे पॉइंट पे माना जाए कि आपकी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है और आपकी लायबिलिटी बन चुकी है उस सप्लाई के ऊपर टैक्स जमा कराने की गवर्नमेंट को, कौन से पॉइंट पे माना जाए। तो जो पॉइंट है वो पॉइंट ही आपको इस चैप्टर से सीखना है कि वो कौन सा स्टेज आएगा जब आपको क्या करना होगा, आपकी सप्लाई को कंप्लीट मानना होगा और आपको उस सप्लाई के ऊपर जो है टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। ये चैप्टर पूरा का पूरा उसी पे बेस है। अगर आप इस चैप्टर का नाम देखेंगे तो चैप्टर का नाम ही क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई का क्या टाइम होगा जब वो कंप्लीट मानी जाएगी। राइट। तो पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंड है जो आपको ये बताएगा कि आपकी सप्लाई कब कंप्लीट हो चुकी है। यही पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे गुड्स का भी टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे, जो सेक्शन 12 बताइए आपको, सेक्शन 13 बताइए आपको सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई। राइट। तो पूरे इंट्रोडक्शन में यही बात बता रहे कि आपको। फिर ना आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन भी देखने को मिलेगी। देखिए, आपको यहाँ एसोसिएट एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन दे रखी है। तो एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन हमने अपनी इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी देखी थी, और यहाँ पे भी इसका कुछ मीनिंग बता रखा है। यहाँ बता रखा है कि अगर कोई पर्सन किसी और पर्सन के मैनेजमेंट को, कंट्रोल को और कैपिटल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है तो वो आपस में क्या एसोसिएट है। राइट। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बता रखी है जिसमें आपके रिटर्न प्रिंटेड आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस की डेफिनेशन आपको सेक्शन 31 में देखने को मिलेगी, आगे वो देखेंगे अपन। गुड्स की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं हमेशा। गुड्स में शामिल है आपका ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें मनी सिक्योरिटी शामिल नहीं है, बट उसमें शामिल क्या है आपके एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स, जो कि क्या है लैंड से जुड़े हुए हैं। फिर सर्विस की बात करते हैं। सर्विस की डेफिनेशन अपन ने हर बार पढ़ी है, जिसमें क्या है सर्विस का मतलब अदर देन जो भी गुड्स है सारा का सारा सर्विस है, बट उसमें शामिल नहीं है क्या आपका गुड्स, मनी सिक्योरिटी। मनी सिक्योरिटी तो उसमें भी बाहर थी और यहाँ पे भी बाहर है, लेकिन उसमें शामिल है क्या क्या, शामिल है आपकी यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी, ठीक है, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, और उसकी जो है फैसिलिटिंग जो ट्रांजेक्शन है वो भी उसमें शामिल होते हैं आपके सर्विस के केस में। राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन दे रही है। रिवर्स चार्ज अपन ने पढ़ाई था, जिसमें रिसिपेंट की लायबिलिटी होती है टैक्स को डिपॉजिट कराने की। सेक्शन 93 और 94 भी अपन ने देखा था। सप्लायर कौन होता है, जो क्या करता है गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करता है, उसमें आपका एजेंट भी शामिल है। अब रिसिपेंट की डेफिनेशन दे रही है आपको एट द एंड। तो अगर कंसिडरेशन पेबल होता है, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज के केस में, तो जो पेमेंट कर रहा है वो रिसिपेंट माना जाता है।
अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है गुड्स के केस में, तो जिसको आपने गुड्स हैंडओवर कर दिया, जिसको पोजीशन दे दिया या जिसको यूज करने दे दिया, वही क्या माना जाएगा, उसका रिसिपेंट माना जाएगा। सर्विस के केस में क्या होगा, जिसको आपने सर्विस क्या की, रेंडर करी है, वो रिसिपेंट माना जाएगा उसका। वाउचर जिससे ऑब्लिगेशन अराइज होता है वो आपका वाउचर होता है। तो हम आ चुके हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 में हम टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे गुड्स का जब फॉरवर्ड चार्ज का केस हो, फिर जब उसका रिवर्स चार्ज का केस हो तब किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है, फिर जब कोई वाउचर गुड्स के अगेंस्ट अगर रिडीमेबल होता है तो उस केस में किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, फिर देखेंगे रेसिडुअल केसेस में आप किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे, फिर अगर आपको इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी मिलता है अगर आपने गुड्स की सप्लाई की है तो उनका किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, वो भी यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड चार्ज के केस में किस तरीके से हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो आपको यहाँ एक चार्ट दिया हुआ, देखिए उस चार्ट पे ही सिंपली सब कुछ यहाँ पे उसका मीनिंग लिखा हुआ है, करेक्ट है सब कुछ, वो जो भी थ्योरी में लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 12 के हिसाब से जब फॉरवर्ड चार्ज का केस लग रहा है तो आपको किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। तो आपको दो चीजों को कंपेयर करना है, उन दोनों में से जो भी पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो फर्स्ट है डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस बाय द सप्लायर। जब सप्लायर क्या कर रहा है, इनवॉइस इश्यू कर रहा है, वो वाली डेट लेनी है आपको। और आपको एज पर सेक्शन 31 कब तक इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए था, दोनों में से जो भी पहले हो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, राइट। दोनों में से जो भी पहले हो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब पॉइंट ये यहाँ पे ये है कि आपको सप्लायर ने जो इनवॉइस इश्यू किया उसकी तो डेट दी होगी, लेकिन एज पर सेक्शन 31 के हिसाब से आपको डेट है ना खुद को फाइंड करनी पड़ेगी आपको। तो सेक्शन 31 के हिसाब से आप किस तरीके से निकालेंगे वो जस्ट इसके ऊपर बताया हुआ है, देखिए उसका टाइम लिमिट यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। अगर गुड्स का मूवमेंट है तो जब भी गुड्स मूवमेंट कर रहा है उस टाइम पे या उससे पहले आपको क्या कर देना चाहिए, इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए था, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस है तो, राइट, अंडर सेक्शन 31। अगर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स का केस नहीं है तो जब भी गुड्स की डिलीवरी दी है या गुड्स अवेलेबल कस्टमर को करवा दिया है उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। तो दो केस पड़े, तो गुड्स का मूवमेंट है और मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट है तो उस टाइम पे उससे पहले, अगर मूवमेंट नहीं है तो जब आपने उसको अवेलेबल करवा दिया या उसकी डिलीवरी दे दी, दोनों में से जो भी पहले हो, ठीक है। फिर बात करते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की हो रही है, आपकी सप्लाई हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, जब आप क्या करते हैं पीरियोडिकल स्टेटमेंट इश्यू करते हैं या तो उस टाइम पे या उससे पहले या सामने वाले ने आपको पेमेंट दिया है, दोनों में से जो भी पहले होगा ना उस टाइम पे उससे पहले आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देना है, राइट। फिर एक आता है कि जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पे बेचा जाता है तो उस केस में क्या करना है आपको, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई उसमें एज पर सेक्शन 31 क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई जब आपने गुड्स भेजा, एक तो वो वाला टाइम 6 मंथ एक्सपायर हो गया, दोनों में से जो भी पहले होगा वो या उससे पहले आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देना है, वो भी यहाँ बता रखा है आपको, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चार केसेस है यहाँ पे, एक तो गुड्स का मूवमेंट है, एक गुड्स का मूवमेंट नहीं है, एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है और एक लास्ट है जब आपने गुड्स के अप्रूवल बेसिस पे बेचा हो। तो सेक्शन 31 के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कब इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था और आपको सप्लायर ने इनवॉइस कब इशू किया वो डेट आपको दी होगी, दोनों में से जो भी पहले होगा वो फॉरवर्ड चार्ज के केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज के केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा गुड्स के केस में। एक चीज और इसमें कि जब भी गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको एडवांस मिलता है तो आपको उसका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकालना है, लेकिन अगर सर्विस के केस में आपको एडवांस मिलता है तो आपको उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, वो आगे भी देखेंगे सर्विस के लिए, राइट। अब देखते हैं रिवर्स चार्ज के केस में। रिवर्स चार्ज के केस में आपको तीन, यहाँ पे भी एक आपको एक चार्ट दे रखा है, देखिए के बाद उससे देखिए तो आपको ना चार चीजों को कंपेयर करना है यहाँ पे। एक तो सामने वाले रिसिपिएंट ने कब गुड्स को क्या किया वो डेट, राइट। रिसिपिएंट ने कब जो अपनी बुक्स में उसके पेमेंट को रिकॉर्ड किया, ठीक है। रिसिपिएंट की बुक से कब वो पैसा डिडक्ट हुआ वो वाली डेट, और जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया था उससे 31 वां दिन जो आएगा, मतलब 31वां दिन जब आएगा जब उसने इनवॉइस इशू किया था वो वाला दिन। इनमें से सब में, इन चारों में सबसे जो पहला होगा वो क्या हो जाएगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा रिवर्स चार्ज के केस में, राइट। तो मैंने देखो आपको चार चीजों को कंपेयर करने के लिए बोला। जब सामने वाले पर्सन ने क्या किया, गुड्स रिसीव किया, जब उसने अपनी बुक्स में लिखा है पेमेंट के बारे में, जब उसके अकाउंट से एक्चुअल में पैसा डिडक्ट हो गया, और 31st डे
कब से, जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया था वहां से 31st डे। इन चारों में से जो भी पहले होगा वो क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज के केस में, राइट। अगर आप इन इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे, मतलब ये चारों में से कंपेयर करके नहीं निकाल पा रहे, तो फिर इसमें एक लास्ट तरीका और बता रखा है कि उसने जब भी क्या किया, बुक्स में लिखा है कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, वो डेट आपकी क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। फिर आगे देखते हैं वाउचर के केस में। तो वाउचर के केस में बहुत ईजी है। अगर वाउचर क्या है, पता है हमको कि किसके अगेंस्ट रिडीम करना है, आइडेंटिफाइबल है, मतलब उसकी जो वो उसको किसके अगेंस्ट आपको रिडीम करना है, तो जब आपने वाउचर इश्यू किया वही दिन क्या बन जाएगी, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लेकिन हमको पता नहीं है कि भाई वो किसके अगेंस्ट रिडीम होगा, तो जिस दिन वो एक्चुअल रिडीम होगा वही डेट क्या बन जाएगी, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। इजी। रेसिडुअल केस में देखेंगे, रेसिडुअल केस में अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल होती है, तो जब वो रिटर्न फाइल होती है तब, अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं होती है जब, तो जब टैक्स का पेमेंट होता है वो डेट क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी अगर मिल रहा है तो ध्यान रखना, ये तो वैसे भी इंक्लूसिव होता है, ये तो आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा था। और ये जब एक्चुअल में रिसीव होते हैं वही डेट क्या बन जाती है, इनकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाती है, राइट। तो ये आपका गुड्स का क्या हो गया। अब आपको यहाँ समरी में भी दे रखा है, देखिए पूरा समरी बना के दे रखा है आपको ऐसे में ना, तो आप इससे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गुड्स का हो गया सेक्शन 12, जिसमें हमने देखा फॉरवर्ड चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में, आपका वाउचर के अगेंस्ट में, फिर रेसिडुअल केसेस में जब पीरियोडिकल रिटर्न फाइल होती है और नहीं होती है, फिर हमने देखा इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी के केस में आप किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे गुड्स का। अब ऐसे हम देखेंगे सर्विसेज का, तो सेक्शन 13 डील करती है उसको, सर्विस की केस को। बात करते हैं आपकी सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 है आपकी सर्विस से रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई की। तो सेक्शन 13 में हम देंगे जब फॉरवर्ड चार्ज का केस हो तब हम किस तरीके से सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, जब रिवर्स चार्ज का केस हो तब हम किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे सर्विस के केस में, जब वाउचर आपको दिया जा रहा है सर्विस के अगेंस्ट तो क्या होगा उस केस में हम किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, फिर रेसिडुअल केसेस में हम किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, फिर अगर हमको कोई सर्विस के रिस्पेक्ट में अगर इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी मिलता है तो हम किस तरीके से उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड चार्ज के केस में हम किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। देखिए फॉरवर्ड चार्ज के केस में आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, बहुत इजी चार्ट है, इस पे देखेंगे हम सीधा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई इनवॉइस टाइम लिमिट इशू हुआ है नहीं अंडर सेक्शन 31 के हिसाब से, राइट। अगर वो टाइम लिमिट इशू हुआ है तो क्या करेंगे, आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब सप्लायर को पेमेंट मिल गया एक्चुअल बैंक अकाउंट में, और जब उसने बुक्स कर लिया। तीन चीजों को कंपेयर करना है आपको, एक तो जब उसने इनवॉइस इशू किया, एक जब अपनी उसने पेमेंट को बुक्स में बुक किया, एक जब उसको एक्चुअल में पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, राइट। इन तीनों में से जो भी पहले होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा फॉरवर्ड चार्ज के केस में, जब इनवॉइस टाइम लिमिट इश्यू हुआ है। तीन चीजों को कंपेयर करना है। लेकिन जब इनवॉइस टाइम लिमिट इश्यू नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 31 के हिसाब से इश्यू नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, जब उसने सर्विस सप्लाई की तब, राइट। एक तो वही हो गया, और बाकी दो एज इट इज सेम है जो इससे पहले वाला देखा अपन ने, जब उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया या जब उसने बुक्स में ली उसको बुक किया, राइट। तो तीन चीजों को इसमें भी कंपेयर करना है, और पहले में भी आपने तीन को कंपेयर किया था, बस पहले वाले में इनवॉइस आ गया था, यहाँ पे आपने सर्विस दी वो वाली डेट ली है आपने, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि आपको ये डिटरमाइन करना होगा कि जो इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 के हिसाब से इश्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी टाइम लिमिट में इश्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो उसकी टाइम लिमिट क्या है वो देखते हैं। टाइम लिमिट आपको जस्ट नीचे दी हुई देखिए इसके, इसमें रूल 47 लग रहा है जो बोलता है कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को जो 30 डेज में जब भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है उसके 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। तो हम भी देखेंगे जब सप्लायर ने सर्विस दी है उसके 30 डेज के अंदर उसने इनवॉइस इशू किया है कि नहीं किया है। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो ये नहीं है, मतलब अदर असीसिएट्स के अलावा अदर पर्सन है, तो उस केस में क्या होगा, हमको 45 डेज पकड़ना है कि उन्होंने जब भी सर्विस दी उसके 45 डेज के अंदर जो इनवॉइस इशू किया है कि नहीं किया है। लेकिन अगर आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमको ये पता है कि पेमेंट एंड असर्टेनेबल है कि कब कब पेमेंट मिलेगा हमको हमारी सर्विस के रिस्पेक्ट में, तो उस दिन या उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर पेमेंट पता नहीं है तो जिस दिन एक्चुअल पेमेंट आएगा उस टाइम पे उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आपका जो है इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर आपका पेमेंट किसी इवेंट से लिंक है तो उस इवेंट पे या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, राइट। तो तीन पॉइंट है इसके अंदर देखिए। पहले तो अगर बैंकिंग कंपनी
फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस एनबीएफसी, इन सब का केस है इंश्योरेंस कंपनी का, तो आपको 30 दिन के अंदर, जब भी सर्विस प्रोवाइड की उसके 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर इनके अलावा है तो क्या होगा, आपको 45 डेज में इनवॉइस इशू कर देना होगा। लेकिन अगर आपका कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब 3 महीने से ज्यादा जो कि कोई जो है सर्विस दी जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या करना है, अगर आपको पेमेंट पता है कि कब कब पेमेंट मिलेगा, राइट, तो वो डेट और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता नहीं है तो जिस दिन आपको एक्चुअल में पेमेंट मिलेगा वो, या उससे पहले आपको उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पेमेंट लिंक है किसी कंप्लीशन इवेंट से, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इवेंट के दिन, या मतलब उस इवेंट पे या उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, राइट। तो ये तो आपका हो गया फॉरवर्ड चार्ज के केस में हम किस तरीके से देखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था चार्ट में कि आपको ये पता करना होगा कि भाई इनवॉइस पहले टाइम लिमिट इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो अलग ट्रीटमेंट है, और नहीं हुआ है तो अलग ट्रीटमेंट। ये फॉरवर्ड चार्ज का केस है आपका सेक्शन 13 के हिसाब से। आगे देखते हैं, आगे आपको देखना है, एक मिनट, देखिए ये आपका रिवर्स चार्ज का केस आ गया, राइट। आगे अब रिवर्स चार्ज के केस में हमको क्या देखना है, रिवर्स चार्ज के केस में हम देखेंगे कि भाई सामने वाले ने कब पेमेंट किया, ठीक है, 3 चीजों को कंपेयर करना है, ठीक है। हाँ, डेट ऑफ विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस। जिसने जो रिसिपेंट है उसने जो है कब उसको बुक्स में बुक किया है, कब उसके अकाउंट से एक्चुअल में डिडक्ट हुआ है, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया था उससे 61st वाला जो दिन आएगा वो दिन, या जो रिसिपेंट ने क्या किया अपनी बुक्स में जिस दिन बुक किया वो, या उसके अकाउंट से जब एक्चुअल में डिडक्ट हुआ वो। इन 3 चीजों को कंपेयर करना है आपको। इन 3 चीजों में से जो भी पहले होगा आपका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा रिवर्स चार्ज के केस में। इजी, ठीक है। अगर इस तरीके से आप नहीं निकाल पा रहे तो जो आपका रिसिपेंट है उसने जब इस सर्विस को बुक किया अपनी बुक्स में, ड्यू किया है, वो ही क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी उसके रिस्पेक्ट में। अब एक सर्विस आती है आपकी, जब आपने एसोसिएट एंटरप्राइजेस से जो है क्या किया है, आपका ट्रांजेक्शन किया, तो उस केस में आप किस तरीके से क्या निकालेंगे वो भी आप बता रखा। देखिए, तो डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस और डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट, दोनों में से जो भी पहले होगा वो क्या हो जाएगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एसोसिएट एंटरप्राइजेस से क्या किया आपने, ट्रांजेक्शन किया है, और वो एसोसिएट एंटरप्राइजेस क्या है, आउटसाइड इंडिया है। तो उस केस में भी आपका कभी क्वेश्चन बन सकता है कि जिस दिन पेमेंट हुआ है उसका और जिस दिन आपने बुक्स में बुक किया, दोनों में से जो भी पहले हो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इजी। फिर वाउचर के केस में देखते हैं, अगर हमको पता है कि भाई उसकी जो है किसके रिस्पेक्ट में रिडीमेबल होगा, आइडेंटिफाइबल है उसकी सप्लाई, तो जिस दिन वाउचर इशू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन वो एक्चुअल क्या होगा, रिडीम होगा, वही क्या बन जाएगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फिर बात करते हैं रेसिडुअल केसेस में, फिर हम देखेंगे भाई वो वही पीरियडिकल रिटर्न फाइल हुई है नहीं है, अगर हुई है तो वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर पीरियडिकल रिटर्न फाइल नहीं है तो जिस दिन जीएसटी पेड हुआ वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी रिसीव हुआ है, तो जिस टाइम को एक्चुअल रिसिप्ट होते हैं वही क्या हो जाता है, उनका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है। इजी। अब नीचे आपको एक समरी चार्ट भी दे रखा है सबका, ठीक है, उसमें बता रखा है कि अगर विद इन टाइम लिमिट इश्यू हुआ है, अगर विद इन टाइम लिमिट इश्यू नहीं हुआ है, फिर रिवर्स चार्ज का केस हो, फिर वाउचर का केस हो, तो आप देख सकते हैं इससे सारी वही बातें लिखी जो अपन ने डिस्कस करी अभी। आगे बढ़ते हैं, तो हम आ चुके इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 डील करती है जब आपने क्या किया है, सप्लाई कर दी है, आपने इनवॉइस इशू कर दिया और आपने पेमेंट भी रिसीव कर लिया, लेकिन उसी ड्यूरेशन में क्या हो गया, जो जीएसटी की रेट थी जिस टाइम पे आपने सर्विस सप्लाई की थी वो रेट चेंज हो गई है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी आपके सप्लाई के ऊपर, तो उस सिनेरियो को ये आपकी जो है सेक्शन डील करती है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके ऊपर कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी, ओल्ड रेट से या न्यू रेट से। तो एक आपको चार्ट दे रखा है यहाँ पे, देखिए एंड में, बहुत इजी चार्ट है, ठीक है। अगर इनवॉइस इशू किया है, सप्लाई की और पेमेंट रिसीव हुआ है, इन तीनों में से कोई भी दो इवेंट जिस दिन जीएसटी की रेट चेंज हुई उससे पहले के आ जाते हैं अगर, तो आपको ओल्ड रेट लेनी है। अगर इनमें से कोई भी दो इवेंट अगर बाद के आ जाते हैं तो आपको न्यू रेट लेनी है। तो ये तो आपकी बात हो गई कि कौन सी रेट लेनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये आपको कंपेयर करना है जिस दिन रेट चेंज हुई उस दिन से, ठीक है। अगर दोनों दो पहले के आगे आइटम तो आपको क्या करना है, ओल्ड रेट लेंगे, दो बाद के आगे तो न्यू रेट लेंगे। अब यहाँ पे इश्यू ऑफ इनवॉइस तो आपको क्वेश्चन में दे देगा, सप्लाई भी दे देगा कि आपने किस दिन करी गुड्स या सर्विसेज की। अब बात करते हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब भी आपको ऊपर बता रखा है, देखिए क्या मतलब है उसका। जिस दिन क्या किया उसने बुक्स में
पेमेंट को एंटर किया है और जिस दिन एक्चुअल में उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, दोनों में से जो भी पहले होगा वो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बन जाएगा। लेकिन एक केस में आपको क्या करना है, जिस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो ही पकड़ना है आपको, उस दिन आपको बुक से आप उसको कंपेयर नहीं करना है। वो एक केस कब होगा, जिस दिन भी रेट चेंज हुई है उसके 4 दिन के बाद में अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो जो भी वो 4 दिन बाद वाले दिन होंगे, जो भी डेट आएगी वही डेट आपको क्या मानिए है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, राइट। ये नीचे बता रखा है, आपको देख लीजिए। वैसे तो आपको दोनों कंपेयर करना है, किसको, बुक्स का और जिस दिन एक्चुअल क्रेडिट हुआ, दोनों में से जो भी पहले वो आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होगा। लेकिन आपको एक केस में क्या करना है, डेट ऑफ जिस दिन अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसी को लेना है। वो कब करना है, जब चेंज हुआ है रेट में उसके 4 दिन के बाद में पैसा आ रहा है, तो जिस दिन वो पैसा आ रहा है बाद में 4 दिन बाद में, वही आपको इसकी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लेनी है। वो बता रखा है, देखिए नीचे आपको, ये नीचे देखिए बता रखा है, अगर आपके पास में इफ सच क्रेडिट टेक प्लेस आफ्टर 4 वर्किंग डेज ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, जिस दिन रेट चेंज हुई उसके बाद में अगर वो पैसा आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, जिस दिन अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वही डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बन जाएगी आपकी, राइट। तो कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी था। तो आपका चैप्टर फिनिश हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।